हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर। जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे जो छोटी छोटी किंगडम्स हैं, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के आसपास पढ़ा कि जो छोटी छोटी किंगडम्स थी, चौहान्स थे, यादवास थे, पल्लवास एंड ऑल, ये सभी जो किंगडम्स थे ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, अपने आसपास के एरियाज़ को कन्क्वायर करने की कोशिश करते थे, पर फिर भी इतने खास ऐसी कोई ये बड़ी अपनी जो एम्पायर है वो स्थापित नहीं कर पाए। मतलब कुछ बड़े एरियाज पर इन्होंने इतना खास रूल नहीं किया। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत आई तो उसमें जब बलबन से लेकर मतलब बलबन के आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ पर को एक्वायर किया, उन पर रूल किया, और यही टेंडेंसी हमें मुगल्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो आज हम इस चैप्टर में मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मुगलों ने अपने राज में कैसे जो है बड़े बड़े एरियाज़ को एक्वायर किया, एक काफ़ी बड़े हमारे जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसमें कैसे रूल किया, ये सभी हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। तो मुगल्स जो है लगभग एक तो सेंचुरी जो है उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में राज किया, रूलिंग एज लार्ज a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। देखिए, इतनी बड़े टेरिटरी पर राज करना, जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, इतनी डाइवर्स कॉन्टिनेंट पर मतलब सब कॉन्टिनेंट में राज करना वॉज नॉट ईजी फॉर देम। और इतना ज़्यादा एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए उस समय में राज करना। मिडल एजेस के समय की बात, मतलब उस टाइम कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, कोई ऐसा कम्युनिकेशंस वगैरह नहीं था, घुड़सवारों के थ्रू वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाया करते थे। तो उस समय में मिडल एजेस में इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर इतने डाइवर्स लोगों के ऊपर रूल करना वॉज नॉट ईजी। Quite in contrast to their predecessors, their Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. But still, जो मुगल्स थे, मुगल्स के पहले जो प्रेडिसेसर्स आए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत आई, सुल्तान्स जो आए, उनके कंपैरिजन में मुगल्स ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया। जो भी एरियाज उन्होंने एक्वायर किए, जिनको भी अकम्प्लिश किया, और जो भी उन्होंने अपनी एम्पायर क्रिएट की, इन कंपैरिजन टू देयर प्रीवियस प्रेडिसेसर्स बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। मतलब अगर जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, जो चीज़ उन्होंने थोड़े समय के लिए की, वो चीज़ मुगल्स ने काफ़ी लंबे समय के लिए रखी। तो फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। और लगभग 16वीं शताब्दी के लेटर हाफ में आते आते उन्होंने जो है अपनी एम्पायर जो है वो आगरा और दिल्ली में जो है एक्सपैंड कर ली थी। और 17th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने नियरली पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ही अपना कंट्रोल कर लिया था। So they imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule। इन्होंने अपने मतलब इनके समय का जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो इनके गवर्नेंस के आइडियाज़ रहे हैं, इतने ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतना एफिशिएंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इतनी अच्छी इन्होंने जो भी इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, आइडियाज़ थे, वो सभी जो हैं उसको एज़ अ लेगेसी आज भी लोग यूज़ करते हैं। आज तो नहीं, मतलब आगे के जो आने वाले जो रूलर्स हैं उन्होंने उनको यूज़ किया, तो वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उसको आगे वाले रूलर्स भी जो हैं उसको इग्नोर नहीं कर पाए। सो टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए जो आज के प्रेजेंटली आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो हमारे नेशन को जब एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे के महोत्सव पर, तो वो जो दिल्ली में जो लाल किला है उसी पर आते हैं और वहीं से अपने नेशन को एड्रेस करते हैं। तो वो जो लाल किला है वो मुग़ल एम्पायर्स का ही एक रेजिडेंस था, वो उन्हीं के समय का आर्किटेक्चर है, वो उन्होंने ही बनवाया था। तो ऐसी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो मुगल्स बना कर गए, जिनको आज भी हम एक अच्छी अपने हेरिटेज की तरह उसको संभाल कर रखा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। जैसे ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये लाल किला है। और आगे हम पढ़ेंगे हु वर द मुगल्स। तो मुगल्स थे कौन एग्जैक्टली? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगेज खान द मंगोल रूलर who ruled over parts of चाइना एंड सेंट्रल एशिया। देखिए, जो अपने मदर के साइड से
वो लोग चंगेज़ खान, जिसको हम हिंदी में चंगेज़ खान बोलते हैं, इंग्लिश में इसमें गेंगेज़ खान लिखा है, इनके मतलब गेंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स थे अपनी मदर के साइड से। गेंगेज़ खान एक मंगोल रूलर था जिसने हमारे भारत पर भी अटैक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ये बात है। तो ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे और उसने काफ़ी चाइना के और सेंट्रल एशिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर एक तरह से रूल कर रहा था। और अगर फादर साइड की बात करें तो ये फादर साइड से तिमूर के सक्सेसर थे। तिमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हो गई थी और ये ईरान, इराक और जो मॉडर्न डे टर्की है उसका रूलर था। ठीक है। तो जो मुगल्स थे उनको पसंद नहीं था कि उनको उनकी मदर के साइड मतलब गेंगेज खान के प्रेडिसेसर्स सक्सेसर्स के उसमें जाना जाए, डिसेंडेंट्स के रूप में जाना जाए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये थी मंगोल्स के साथ कि इनका जो बैकग्राउंड मतलब देखा जाए तो इस जो गंगेज खान था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर एक तरह से शासक था और इसने अपने समय में काफ़ी ज़्यादा जो मास लेवल पर लोगों की हत्या करवाई थी, लगभग हज़ारों लाखों की संख्याओं में इसने लोगों का मतलब मैसाक्रे किया था। ठीक है। तो जिस वजह से एक तरह से जो इमेज थी वो अपनी ख़राब नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से वो अपने आप को मंगोल्स कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और एक रीज़न ये भी था कि जो ये लिंक थे मतलब जो मंगोल्स थे इनका लिंक था उज़्बेक्स के साथ, क्योंकि जो मंगोल्स थे ये उज़्बेकिस्तान से बिलॉन्ग करते थे। तो उनके साथ भी इनका अच्छा खासा जो है 36 का आंकड़ा था। मतलब मंगोल्स इनके कॉम्पिटिटर्स थे। तो इसी वजह से ये अपने आप को मंगोल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे। अपने आप को ये तिमरुद डायनेस्टी से ही अपने आप को पहचानना पसंद करते थे, प्रेफर करते थे। सो ऑन दी अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिद एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। मुगल्स जो हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते थे तिमुरिद एंसेस्ट्री के लिए। मतलब वो अपने आप को तिमुरिद डायनेस्टी का कहलाने में अपने आप को प्राउड महसूस करते थे, क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे उन्होंने भारत में जो दिल्ली है हमारा उसको कैप्चर भी किया था 1398 में। इसको भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1398 मतलब कि जो तैमूर लंग है उसने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये इनके डिसेंडेंट्स की बात हुई। बाकी अगर हम आगे बात करेंगे इनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, क्या क्या इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स कराए, कौन से एरियाज़ को इन्होंने एक्वायर किया, कन्क्वायर किया और कहाँ कहाँ इन्होंने मतलब सक्सेस हासिल की। तो जो बाबर था एक तरह से, अगर अभी तक देखिए हमने अभी पढ़ा नहीं है, क्रोनोलॉजिकली हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मुगल सल्तनत जो है जब लोधी डायनेस्टी जो थी लास्ट थी, दिल्ली सल्तनत की लास्ट जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी और उसका जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है। मैं आपको उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हुए चलूँगी। तो जो इब्राहिम लोधी था वो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और 1526 में जब बाबर भारत आता है, ठीक है, बाबर जो है एक तरह से देखिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। बाबर मुगल एम्पायर का पहला रूलर था, मुगल एम्पायर का। इसी ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी और 1494 में इसको फरगना का थ्रोन मिला था जब वो सिर्फ 12 साल का था। लेकिन फिर जो बाकी के उसके जो भी लोग थे, एंसेस्ट्रल जो लोग थे, उन्होंने उसको फोर्स कर दिया कि वो अपने थ्रोन को छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त जो मंगोल ग्रुप्स हैं उस वक्त उनके ऊपर उनका अटैक हो गया था। ठीक है। तो काफ़ी सालों तक भटकने के बाद जो है उसने काबुल के ऊपर कब्जा किया 1504 में और वहाँ से ये भारत की तरफ आया। ठीक है। उज़्बेकिस्तान से आया अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान से इसने भारत में कदम रखे। तो 1526 में इब्राहिम लोधी जो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसके साथ इसका युद्ध हुआ, बैटल हुई। ठीक है। जिसको हम पानीपत का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1526 का पानीपत का युद्ध, जिसमें उसने सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और पानीपत और दिल्ली, आगरा, इन सभी एरियाज़ को कैप्चर कर लिया और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल काल की। मुगलों ने अपनी स्थापना जो है दिल्ली में 1526 में कर ली थी और फाउंडर था बाबर। तो बाबर जो है इसका रूल रहा है 1526 से लेकर 1530 तक। इसने 4 साल राज किया। ठीक है। और उसमें भी इसने काफ़ी बैटल्स वगैरह लड़ी। 1526 में इसने पानीपत का युद्ध किया और उसके बाद इसने और भी राणा सांगा है उससे भी युद्ध किया, चंदेरी का भी युद्ध हुआ। तो 3-4 बैटल्स होने के बाद 4-5 साल में ही मतलब इसकी डेथ हो गई थी 1530 में। ठीक है। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं जो है वो थ्रोन पर आता है। तो देखिए कुछ मिलिट्री कैंपेन्स हैं अकबर और औरंगज़ेब के समय पर जो किए गए। ठीक है। इन्होंने किन किन एरियाज़ में जो है अपने कैंपेन्स चलाए मिलिट्री, ये देखिए 1586 में ये समय है अकबर के समय का। कश्मीर में इसने मिलिट्री कैंपेन किया था, रणथंबोर में किया था, मालवा में किया था, चित्तौड़ में किया था। ठीक है। गुजरात में किया था, गुजरात में भी इसने जीत हासिल की थी। पटना में, बिहार वाला जो एरिया है, बंगाल वाला एरिया, मतलब काफ़ी हद तक जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया था ना, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट काफ़ी हद तक मतलब
मेजॉरिटी में इन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर उस पर राज किया। तो अकबर के समय में इसने कुछ ही एक्सपेडिशंस किए थे और ये सभी एरियाज थे जो उन्होंने अपने शासनकाल में अपने अधीन कर लिए थे। और कुछ मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं औरंगज़ेब के समय में भी किए गए, जैसे गोलकोंडा, मतलब ये साउथ की तरफ भी इन्होंने अपने कदम बढ़ाए। बीजापुर में भी हैं जो औरंगज़ेब ने एक्सपेडिशंस किए। उसके बाद आते हैं सक्सेशंस के ट्रेडिशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इनका तरीका था, क्या इनके ट्रेडिशंस थे सक्सेशन को लेकर। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही थ्रोन हासिल करता था, ठीक है, उसे ही थ्रोन मिलता था और वही राजा बनता था राजा के बाद। लेकिन मुगल्स जो है वो इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। उनके हिसाब से जो मतलब जो फादर की जो एस्टेट होती है, फादर का जो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सभी बेटों में बराबर बंटनी चाहिए, ठीक है। ये लोग इसमें बिलीव करते थे। इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमरुद कस्टम ऑफ पार्सनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, ठीक है। उन्होंने एक तरह से तिमरुद कस्टम को अपनाया जिसके तहत जो एक तरह से इनहेरिटेंस है वो सभी बच्चों में बराबर बंटनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो मुगल्स हैं इन्होंने इसी चीज़ को अपनाया कि जो जो भी फादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसकी एस्टेट होगी, जितना भी उसका शासन का एरिया होगा, वो उसके बच्चों में बराबर बटेगा, ठीक है। तो इस सक्सेशन को, इस ट्रेडिशन को इन्होंने सक्सेशन में अपनाया। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, देखिए जो मुगल्स थे वो कॉन्स्टेंटली जो है अपने आसपास के एरियाज़ को एक्वायर करने में लगे हुए थे, उन पर कैंपेन जो है अपने चलाते रहते थे। और जब तक वो सामने वाला पर्सन उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता था, वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक करते रहते थे। तो मुगल्स जो हैं जैसे जैसे धीरे धीरे पावरफुल बनते रहे और जो रूलर्स थे वो अपने आप ही वॉलंटरली ही उनको ज्वाइन करने लगे। तो वॉलंटरली ज्वाइन करने वाले कुछ लोग जो थे वो थे राजपूत। राजपूत इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजपूतों ने मुगल्स के एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने वॉलंटरली वो लोग जो हैं उन्होंने सिजरैनिटी जो है उसकी अपनाई मुगल्स की। और कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बेटियां भी इनके ख़ानदान में ब्याही हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखते भी हैं जोधा। जोधा जो है वो राजपूत ख़ानदान की ही एक प्रिंसेस थी जो जहांगीर की माँ थी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर। जो मॉडर्न डे जयपुर है ना, वहाँ के राजपूत रूलर की वो बेटी थी, राजकुमारी थी वहाँ की, मतलब राजपूतों की बेटी थी वो, जिसका नाम था जोधा, जिसने शादी की थी अकबर से, ठीक है। और ये जहांगीर की माँ थी। ऐसे ही जो शाहजहाँ की माँ थी, मतलब जो जहांगीर की बीवी थी, उसने वो भी एक राठौर प्रिंसेस थी, मतलब कि वो भी मारवाड़ खानदान से बिलोंग करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे राजपूत। बट फिर भी कई ऐसे राजपूत हैं जिन्होंने फिर भी उस चीज़ को नहीं अपनाया, जैसे कि सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय तक जो सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया था मुगलों के अंडर आने के लिए, ठीक है। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments. देखिए जो मुगल्स थे ना, इनका एक तरीका ये था अच्छा कि ये किसी के पे भी अटैक करते थे, उसको हरा भी देते थे चाहे, लेकिन वो फिर भी उनको बहुत ही रिस्पेक्टली मतलब ट्रीट करते थे, ऑनरेबली ट्रीट करते थे। उनके वतन, उनके जो लैंड होते थे वो उनको वापस दे देते थे जागीरों को, ठीक है। एंड मतलब ये इनका एक केयरफुल बैलेंस था कि सामने वाले इंसान को हराना है बट उसे ह्यूमिलिएट नहीं करना। इस चीज़ की वजह से मुगल्स जो हैं वो और भी काफ़ी बड़े एरियाज़ में अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाने में सफल रहे, क्योंकि ये चीज़ उनकी एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि वो लोग अपने सामने वाले जो अपना उनका ओपोनेंट होता था वो हार भी जाता था, वो तब भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो उसके रिस्पेक्ट को बनाए रखते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली अपने एरियाज़ को आगे ज़्यादा एक्सपैंड करने में, ठीक है। फिर देखिए मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अब देखिए जैसे जैसे वो बड़े बड़े एरियाज़ को अपने एक्वायर कर रहे थे, उनकी जो एम्पायर थी वो एक्सपैंड हो रही थी अलग अलग रीजन्स में। अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, डाइवर्स बॉडीज़ रहती थी, ठीक है। लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। सो फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स। देखिए पहले स्टार्टिंग में तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ टर्किश नॉवेल्स ही थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने एरियाज़ को जब एक्सपैंड करना शुरू किया, और भी लोग जो हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगे, उन्होंने और भी लोगों को अपने उसमें एक्वायर करना जब शुरू किया, तो काफ़ी लोग उसके
उनके जो दरबार है उसमें आने लगे, जैसे कि टर्किश नॉबल्स के साथ साथ ईरानियंस भी आए, इंडियन मुस्लिम्स भी आए, अफगान्स आए, राजपूत आए, मराठे आए, और भी कई तरह के अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। सो दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। अब देखिए जो एक तरह से मुगल्स थे, इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के डाइवर्स लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखना शुरू किया। उनको कहा कि हम आपको एक तरह से, जैसे वही है ना कि किसी राजा को हरा देते थे और फिर उसको क्या कहते थे कि आप हमारे अंडर आ जाइए, हम आपको एक हाई पोजीशन देंगे अपने दरबार में। तो वही चीज़ें हुई, इन्होंने ऐसे ही डाइवर्स लोगों को अपने दरबार में इकट्ठा कर लिया, और जो लोग भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको मनसबदार दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे मनसबदार के बारे में। देखिए मनसबदार एक टर्म है जो एक इंडिविजुअल को दी जाती थी जो एक मनसब को होल्ड करता था। मनसब क्या होता है, एक तरह की एक पोजीशन है, एक रैंक है जो मुगलों के द्वारा इन लोगों को दी गई, एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं ना कि बड़ी पोस्ट है, छोटी पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि नीचे हवलदार होता है, उससे ऊपर इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, ऊपर कमिश्नर होता है। तो ऐसे ही उस समय ये एक तरह से रैंकिंग थी, ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता था। ये बेस्ड होता था उस पर्सन के रैंक के ऊपर कि आपको कितना मनसब दिया जा रहा है, आपका रैंक क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और आपको क्या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, ठीक है। तो रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। अब आपका जो रैंक है और जो आपकी सैलरी है वो किस चीज़ को देखकर डिटरमाइन की जाएगी कि आपको कितना जात दिया गया है। देखो जाट का मतलब क्या है, द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। यहाँ पर जाट एक न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। अगर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जाट रैंकिंग, नोबल्स विद अ जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। देखिए जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या का जाट होगा वो नोबल उतना ही ज़्यादा हाई ऑफिशियल होगा, उतना ही हाई रैंकिंग का होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 5000 जाट है और किसी के पास 1000 जाट है, तो 5000 जाट वाला जो नोबल है वो हायर रैंक का है, और जो 1000 जाट वाला है वो उससे नीचे रैंक का है, ठीक है। तो ऐसे ही जो अकबर के समय में इन्होंने काफ़ी सारे मनसबदारों को रखा, ठीक है। तो अकबर के समय में लगभग 29 मनसबदार थे जिनको 5000 जात का रैंक दिया गया था। मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे मनसबदार थे जिन सभी को 5000 जात दिया गया था। आप सोचिए कि कितने ज़्यादा इनको हाई सैलरीज दी जाती होगी। लगभग मतलब 29 लोगों को 5000 जात दिया हुआ था, तो उन सभी 29 के 29 लोगों को हाई सैलरीज दी जाती थी, हाई पोस्ट जो है, हाई रैंकिंग जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई, ठीक है। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसबदार होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि उसको, जो वो घुड़सवार होते हैं ना, जो कैवलरी होती है, इन सभी को मेंटेन करना होता था। आपको जैसे आपको एक 5000 जात दिया गया, ये आपकी आपका रैंक है, ठीक है। आपको कहा गया है कि आपको 1000 घोड़े 2000 घोड़े जितने भी कहा गया है आपको उतने मेंटेन करने हैं, ठीक है, सरकार मतलब उसके लिए, राजा के लिए। सो मनसबदार जो होते थे वो कैवलरी मैन लेकर आते थे रिव्यू करवाने के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे कि देखिए ये हम घोड़े लेकर आ रहे हैं, आपने जितने घोड़े हमें रखने को कहा है मिलिट्री के लिए उतने घोड़े हमने रखे हुए हैं। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जब राजा उनको अच्छा खासा पैसा दे रहा है तो राजा जो उनको मेंटेन करने को कह रहा है वो भी तो करना है ना उन्हें, तो उसकी भी चेकिंग की जाती थी। उनको बुलाया जाता था कि लेकर आओ, हमने अगर तुम्हें 1000 घोड़े दिए हैं रखने को, कहा है रखने को, तो दिखाओ 1000 घोड़े यहाँ पर हमें एक एक करके चेक करवा कर जाओ। तो अब ऐसा भी तो सकता है ना कि वो इंसान उस घोड़े को रिपीट कर दे, कि एक ही घोड़े को 2-3 बार लेकर आ जाए कि हाँ मतलब मैंने इतने घोड़े रखे हुए हैं। तो इसके लिए हॉर्सेस की जो है ब्रांडिंग की जाती थी, ठीक है। उनको ब्रांडिंग की जाती थी, उनके ऊपर एक तरह से दाग, जिसको हम दाग कहते हैं, एक दाग दिया जाता था जिससे ये पहचान हो सके कि हाँ हमने इसको काउंट कर लिया है, और उस हिसाब से उनको फिर क्या दी जाती थी, सैलरी और या फिर जो मनी है वो दी जाती थी। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वर समवट लाइक इकताज। देखिए जैसे कि हमने पहले दिल्ली सल्तनत के समय में पढ़ा कि जो इकताज होते थे वो दिए जाते थे लोगों को, ठीक है, और मुक्तीज जो होते थे और इक़्तादार जो उस एरिया को मेंटेन करते थे वहीं पर रहते थे और वहाँ से वो लोग रेवेन्यू अपनी कलेक्ट करते थे। बट यहाँ पर बस अलग चीज़ ये थी, ठीक है, बट अनलाइक मुफ्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन देयर एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर। ठीक है, यहाँ पर जागीर शब्द यूज़ किया गया है, मतलब जो जागीर हुआ करती थी, एक तरह से एक मनसबदार को एक जागीर दी गई है, एक एरिया दिया गया है, ठीक है, और उसको कहा जाता था कि आप यहाँ से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। बट ऐसा नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था कि जो इक़्तादार होता था वो अपने ही इख्ते में रहता था। तो मनसबदार जो होते थे ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो अपनी ही जागीर में रिजाइड करें, वो किसी भी एरिया में रिजाइड कर सकते
सकते हैं, ठीक है। सो दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वाज कॉल्ड कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। सो उनको क्या था, उनको सिर्फ अपने रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब होता था, तो उसके लिए चाहे वो अपने नौकरों को अपॉइंट कर दें कि जाओ भाई जो ये मेरा जागीर वाला एरिया है यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। तो वो ये खुद भी कर सकते थे और अपने नौकरों को भी भेज सकते थे। सो इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरीज ऑफ द मनसबदार। देखिए अकबर के समय में क्या हुआ कि जो अकबर था, अकबर ने क्या किया, जो जागीरें जो भी जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसका पूरा असेसमेंट करवाया जाता था। वहाँ पर एक पर्सन को भेजा जाता था कि जाओ उस एरिया को पूरी तरह से असेस करो कि वहाँ पर कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, कितना एरिया फर्टाइल है, कितना एरिया नॉन फर्टाइल है, तो कितने एरिया में जो है मतलब कितनी ज़्यादा उस जागीर से टोटल कितनी रेवेन्यू निकल सकती है, ठीक है। तो उस मनसबदार को वही जागीर दी जाती थी जितनी उसकी सैलरी होती थी ना, और जितनी उस जागीर से निकलने वाली रेवेन्यू है वो चीज़ें बराबर देखकर ही उसको वही जागीर दी जाती थी, ठीक है, उसकी सैलरी के हिसाब से ही। मतलब कि वो गलती से भी ज़्यादा पैसा ना निकाल लें, तो उसकी सैलरी के हिसाब से ही जितनी रेवेन्यू जो जागीर से बनती है वही जागीर उस मनसबदार को दी जाती थी। तो यही चीज़ें जो है अकबर के रेन में भी आगे धीरे धीरे जो हैं दिखती हैं, बट ये कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। जैसे कि अकबर के समय में क्या था कि मतलब जो जागीर हुआ करती थी वो उसकी निकलने वाली जो रेवेन्यू थी वो मनसबदार की सैलरी के इक्वल थी। पर आगे जाके क्या होता है कि जो औरंगज़ेब के रेन के समय की बात है, मतलब बड़ी मुश्किलों से ही ये जो जागीरदार होते थे या जो मनसबदार होते थे, इनको उस जागीर से सैलरी अपनी अपनी सैलरी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ये क्या करते थे, अब इसके चक्कर में ये क्या करते थे, दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। क्योंकि क्या होता था कि जो इन्होंने क्या किया, मनसबदारों की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ा दी। अकबर के रेन में मनसबदारों की संख्या लगभग 29 थी, लेकिन औरंगज़ेब के रेन के समय आते आते जो मनसबदारों की संख्या है वो लगभग 79 के आसपास थी। तो जो मनसबदार जब ज़्यादा बढ़ गए तो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो कोई कोई जो जागीरें होती थी जिससे इतना रेवेन्यू कलेक्ट भी नहीं हो पाता था मनसबदारों का, उनसे अपनी सैलरी नहीं निकल पाती थी। तो इस शॉर्टेजेस की वजह से जो जागीरदार होते थे वो पूरी कोशिश करते थे कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अपना रेवेन्यू निकाल दें, ठीक है। तो उस वजह से वो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। जो औरंगजेब जब मुगल एम्पायर काफ़ी हद तक अपने एंड पर आ गई थी, तो औरंगजेब से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक उसके लिए मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो पीजेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी इन चीज़ों की वजह से। आगे आता है जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। देखिए जो मेन सोर्स था मुगल रूलर्स का इनकम का वो था टैक्स, जो पीजेंट्री के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। सो इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और लोकल चीफटेन। मतलब जो पीजेंट्री हुआ करते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो अपना टैक्स किसके थ्रू पे करते थे मुगल्स को, एक लोकल चीफटेन, मतलब जो एक तरह से उनके विलेज का प्रधान है, उसके थ्रू वो टैक्स उनको पे करते थे। मतलब वो पर्सन उनसे जाके टैक्स वसूलने आता था। तो मुगल्स ने एक टर्म यूज़ की है उस पर्सन के लिए जो जाकर टैक्स कलेक्ट कर रहा है गांव के लोगों से, एक लोकल चीफटेन है वो, जिसको ज़मींदार कहा गया। ये ज़मींदार शब्द आज भी आपको कहीं जगह सुनने को मिलेगा, आज भी कई ज़मींदार्स हैं। तो टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर देवर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस ऑफ पावर चीफटेन्स। तो इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए मुगल्स ने एक टर्म यूज़ की थी ज़मींदार, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सन की, टोडरमल के बारे में। देखिए जो टोडरमल था वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है। He carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580। लेकिन उसने ना लगभग 10 सालों का जो एक तरह से डाटा निकाला कि इस 10 सालों में इस एरिया में कितना कल्टीवेशन हुआ है, कितनी तरह की क्रॉप्स का कल्टीवेशन हुआ है, प्राइसेस क्या हैं, इन सभी का पूरा डेटा जो है उसने असेसमेंट निकाली। और इस डेटा के बेसिस पर हर क्रॉप का ऊपर जो भी टैक्स लगना था उसको फिक्स किया गया। अब देखिए अकबर के रेन में बहुत, मतलब मुगल्स के रेन में बहुत अलग अलग प्रोविंसेस थी उनके, जैसे आज एक देश के अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, ऐसे ही उनके एम्पायर के अंदर बहुत सारी प्रोविंसेस थी। हर प्रोविंसेस के को जो है ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, और हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल के रूप में डिवाइड किया गया, और हर रेवेन्यू सर्कल में अलग अलग टैक्स जो हैं वो लगाए गए, ठीक है।
सो दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया, जब्त कहा गया। ये मुगल के कई एरियाज में, उन एरियाज में प्रेवलेंट थी जहां पर उन्होंने अपना ये जो डेटा कलेक्शन है वहां किया। अब कई एरियाज ऐसे थे जो मुगल के एरिया से बहुत ज़्यादा दूर थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उनको दूर पड़ते, जैसे कि गुजरात था, बंगाल था, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है अप्लाई नहीं हुई। ये जो जब्त सिस्टम है ये यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। So in some areas, the zamindar exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrator could drive them to rebellion. देखिए कई एरियाज ऐसे थे जहाँ पर जो जमींदार है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ठीक है, और वो उनके बीच में और जो मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, मुगल्स के जो मनसब होते थे, उनके बीच कई बार झगड़े वगैरह भी हो जाते थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जमींदार्स और जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, जो सेम कास्ट के होते थे, वो लोग आपस में अलाई बनाकर मुगल्स के ही खिलाफ लड़ जाते थे। तो ये सब चीज़ें ना आपको एंड में आते आते दिखेंगी कि जो मुगल एम्पायर है जब वो अपने एंड पर आई तो कैसे छोटे छोटे जो रेबेलियंस हैं वो होने शुरू हो गए थे। कई एरियाज जो हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली घोषित करने लग गए थे, और धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर है वो अपने एंड पर आई, और कैसे नई नई जो छोटी छोटी जो फिर से किंगडम्स हैं वो निकलनी शुरू हुई। ये देखिए आगे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है अकबर, ठीक है, और ये अब इसमें पढ़ते हैं। देखिए, अकबर नामा एंड आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। देखिए अकबर जो है उसने अपना जो उसका एक कॉर्टियर था और एक क्लोज फ्रेंड भी था अबुल फजल, उसको कहा कि तुम मेरे शासन की ना हिस्ट्री लिखो, ठीक है। तो जो अबुल फजल था उसने 3 वॉल्यूम में उसकी हिस्ट्री को लिखा है, जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के रूप में उसने अकबर के रेन के बारे में पूरी हिस्ट्री जो है वो लिखी। इसका जो पहला वॉल्यूम है ये बताता है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में कि इसके एंसेस्टर्स कौन कौन थे। जो सेकंड वॉल्यूम है वो बताता है कि अकबर के रेन में क्या क्या चीज़ें जो है इवेंट्स हुई हैं, ठीक है। और जो थर्ड वॉल्यूम है वो ये बताता है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हाउस होल्ड कैसे हुआ करते थे, आर्मी कैसे मेंटेन होती थी, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होता था, क्या जोग्राफी थी एम्पायर की। तो ये जो अबुल फजल का लिखा हुआ अकबरनामा है, इससे हमें मुगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिच डिटेल्स मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स कि किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब काफ़ी हद तक हमें इससे भी जो है, इससे एक तरह से हिस्ट्री जो है मुगल्स की समझने को मिली है। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, ठीक है। अब जो है ये नूरजहां कौन थी, नूरजहां जो है वो जहांगीर जो है उसकी वाइफ थी, ठीक है। मेहरुनिसा इनका नाम था, नूरजहां इनको जहांगीर ने ये नाम दिया था। मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, ठीक है, एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। जो जहांगीर था वो उसका अकबर का बेटा था, ठीक है। तो मेहरुनिसा जो है वो जहांगीर से शादी करती है लगभग 1611 में, और उसको ये टाइटल मिलता है नूरजहां का। वो बहुत ज़्यादा लॉयल थी जहांगीर की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट भी करती थी, एंड एज अ मार्क ऑफ ऑनर, और उसको एक ऑनर देने के लिए जहांगीर ने कुछ सिल्वर कॉइन्स पर उसका भी नाम लिखवाया है, ठीक है, जिस पर उसने क्वीन बेगम नूरजहां ये सब चीज़ें उस पर लिखवाई हैं। ये सब चीज़ें नूरजहां के समय की बात है। सुलह-ए-कुल। Jahangir Akbar's son described his father's policy of सुलह-ए-कुल in the following words. अब सुलह-ए-कुल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो जहांगीर का जो क्या कहते हैं, मतलब जो ये अकबर का बेटा था, ठीक है, जहांगीर, इसने अपने फादर के समय की कुछ पॉलिसीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइस कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेज एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल creeds. So in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs, good and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque, and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace. देखिए सुलह कुल एक तरह से ये था, जो मतलब जो अकबर था वो एक तरह से पीस मेंटेन करना चाहता था, ठीक है। और इसके समय शासनकाल में उसने अपने दरबार में अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को, अलग अलग क्रीड्स के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को, उन सभी को वो अपने दरबार में उसने इनवाइट किया था, और वहाँ पर अलग अलग उनके लिए रूम्स बनाए जाते थे। वो लोग आपस में बैठकर बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के बिलीफ्स को शेयर करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है सुलह कुल में एक तरह से बताई गई हैं कि सुलह कुल क्या था, ठीक है। अकबर जो है काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट था सभी रिलीजन्स के लिए, उसने कुछ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया अपने शासनकाल में। आगे पढ़ेंगे। द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after. The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to great economical and commercial prosperity.
देखिए जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिली, काफ़ी अच्छी उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, काफ़ी अच्छी इनकी कमर्शियल कंडीशंस थी। तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हमारे भारत में मुग़ल शासन काल के समय में आए, उन्होंने बताया कि कैसे ये लैंड ऑफ वेल्थ थी, मतलब इतना अच्छा खासा इनके पास वेल्थ था, बहुत ही संपन्न शासनकाल रहा है, बहुत ही संपन्न उस समय का इनकी किंगडम थी। तो बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। अब उन्होंने बताया कि जैसे एक तरफ बहुत ज़्यादा वेल्थ दिखाई दे रही थी, वैसे ही साइड में आपको एक तरफ बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी देखने को मिलती है। जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं, वही चीज़ उस समय में भी थी। एक समय तो एक तरफ तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो एक तरफ लोगों के पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसमें वो किसान और पीजेंट्स आते थे जो टैक्स के नीचे बहुत बुरे तरीके से दबे हुए थे। द इनइक्वलिटीज वर ग्लेरिंग। Documents from the 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total 8,000। मनसबदार तो देखिए 8,000 के अंदर जो हाई रैंकिंग वाले मनसबदार थे वो सिर्फ 445 थे। ठीक है, this small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdars received 61.5% of total estimate revenue। Still वो जो highest ranking mansabdar थे ना, ये लगभग 61% रेवेन्यू जो है खुद कलेक्ट करते थे, इनके पास जाती थी। आप सोचिए कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी ऑफ इनकम थी उस समय। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मुगल्स के समय में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। द मुगल्स एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। मुगल एम्पायर जो थे वो अपने मनसबदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा सैलरीज जो उनकी होती थी ना, गुड्स वगैरह जो उनको देते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे। सो दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए तो ये एक्सपेंडिचर किन लोगों के लिए बेनिफिशियल था? जो लोग आर्टिसंस थे, जो अच्छे खासे पीजेंट्रीज थे, जो अच्छे थे, जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे और सप्लाई करते थे इन लोगों को, इन मनसबदारों को। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, जो लेबरर्स हुआ करते थे, जो छोटे छोटे पीजेंट्स और आर्टिसंस हुआ करते थे, उनके लिए तो कुछ था ही नहीं। मतलब वो तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत जो पैसा होता था वो सारा उनका टैक्स देने में चला जाता था। ठीक है, तो पुअर जो लोग थे उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग एडिशनल सोर्सेज टूल्स एंड सप्लाईज। तो मतलब वो लोग एडिशनल रिसोर्सेज में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, जैसे कि टूल्स और सप्लाईज, कि वो अपना प्रोडक्शन ही बढ़ा सकें। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchant and bankers profited in this economic world। ठीक है, तो जो वेल्दी लोग, मतलब जो अमीर किसान होते थे या आर्टिसन के जो ग्रुप्स होते थे या बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे, उन्हीं को उनके इस समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। बट जो गरीब किसान थे उनको कुछ खास ऐसा उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। So the enormous wealth and resource commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 70th century। As the authority of Mughal empire slowly declined, देखिए धीरे धीरे जो इनकी अथॉरिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, और कई एरियाज हैं जहाँ पर उनकी सेंटर ऑफ पावर जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमें नई डायनेस्टीज़ निकलती हुई दिखेंगी आगे जाकर। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़ एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और इसके बाद हमें नई डायनेस्टीज़ उभरती हुई दिखेंगी जो हैदराबाद और अवध में निकल कर आती हैं। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर बाय द 18th century, द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो धीरे धीरे एक तरह से जब अपने एंड पर आती है, लेकिन फिर भी जो मुगल एम्पायर है उसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। अंग्रेज़ों के आने तक भी जो है मुगल्स हमारे भारत में बैठे हुए थे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। ऐसे ही आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए और हम क्लास 7th NCERT की हिस्ट्री को भी पूरी तरह से कम्प्लीटली समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को हो सके जितना हो सके आप आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।